नमस्कार साथियों, आज हम लोग क्लास 12th का अगला लेक्चर लघु बीजाणु या परागकण के बारे में जानेंगे। लघु बीजाणु या परागकण ठीक, लघु बीजाणु या परागकण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लघु बीजाणु को माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, और परागकण को क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन और पोलन पोलन ग्रेन। देखिए, तो ये जो है लघु बीजाणु नर युग्मकों का प्रथम अगुणित कोशिकाएं, ठीक है, प्रथम कोशिकाएं, ठीक, जो कि अगुणित है। ठीक, ये परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मकों का प्रथम अगुणित कोशिकाएं हैं। ठीक है, लघु बीजाणु नर युग्मकों द्विविध नर युग्मकों द्विविध की प्रथम क्या है? ये प्रथम अगुणित कोशिकाएं, ठीक है, प्रथम अगुणित कोशिकाएं, ठीक। इससे पहले जो भी कोशिकाएं थी वह क्या थी? दोगुनी थी। ठीक, यदि नरयुग्मक का बात किया जाए तो यह नरयुग्मक दो चोल के द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, एक अंतःचोल, ये जो है कौन सा है? अंतःचोल। ठीक, नरयुग्मक जो है दो चोल के द्वारा घिरा रहता है। एक तो हो गया अंतःचोल, दूसरा बाह्यचोल। ठीक, अंतःचोल, दूसरा कौन सा है? बाह्यचोल। ये जो हो गया आपका, ये हो गया बाह्यचोल। ठीक, तो
थोड़ा इसको सही से चौड़ाई बढ़ गया, ठीक। तो परागकण जो है, परागकण में कितने चोल होते हैं? 2 चोल, ठीक है। परागकण जो है 2 चोलों के द्वारा ये घिरा रहता है, ठीक है। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये कहलाता है अंतःचोल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंतःचोल, ठीक है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? अंतःचोल, ठीक है। और ये वाला जो भाग है, ये जो कहलाता है, ये कहलाता है बाह्यचोल, ठीक है। बाह्यचोल, ठीक है। अंतःचोल जो बना होता है वह अंतःचोल या आंतरिक भित्ति भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अंतःचोल या आंतरिक भित्ति, ठीक। वह पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। किन का बना होता है? पेक्टोसेल्यूलोज का, सदैव याद रखना है। अंतःचोल जो बना होता है, ठीक है, वह किस चीज़ का बना होता है? पेक्टोसेल्यूलोज का, ठीक है। अंतःचोल को इंग्लिश में कहते हैं इंटाइन, ठीक है। और बाह्यचोल को इंग्लिश में कहते हैं एक्साइन, ठीक। अंतःचोल जो बना होता है पेक्टोसेल्यूलोज नामक रासायनिक पदार्थ के द्वारा यह बना रहता है, ठीक है। तो अंतःचोल किसके द्वारा बना रहता है? पेक्टोसेल्यूलोज, ठीक है। पेक्टोसेल्यूलोज नामक रासायनिक पदार्थ के द्वारा ये अंतःचोल बना रहता है, ठीक है। से बना होता है, ठीक है। पुनः याद कर लीजिए, परागकण जो होते हैं उसमें कितने भित्ति? 2 भित्ति होते हैं, ठीक है। अंतःभित्ति को क्या कहा जाता है? अंतःभित्ति को कहा जाता है अंतःचोल, ठीक है, या इसको इंटाइन कहते हैं, ठीक है। और ये बाह्य वाला जो बाहरी भाग, इसको क्या कहते हैं? बाह्यचोल या एक्साइन कहते हैं इसको इसमें, ठीक है। अंतःचोल जो बना होता है वह पेक्टोसेल्यूलोज नामक रासायनिक पदार्थ से बना होता है, और बाह्यचोल जो बना होता है वह स्पोरोपोलेनिन स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। ये बाह्यचोल जो है, बाह्यचोल किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना होता है, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ के माध्यम से, ठीक, ये बाह्यचोल बना रहता है, ठीक। ये पदार्थ जो होता है ये क्या होता है? अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है। अत्यधिक वश्य प्रतिरोधक क्षमता वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है। और इसका स्पोरोपोलेनिन का कोई भी बाहरी वातावरण से इसका जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अत्यधिक ताप का, ठीक है, अत्यधिक ताप का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अत्यधिक अम्ल का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अत्यधिक क्षार का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। ताप, अम्ल, क्षार, ठीक है, इसका जो है किसी भी प्रकार का इस पर जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ये जो होते हैं अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता वाले, ठीक है, ये स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ जो होते हैं ये
पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, सबसे अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता वाले पदार्थ होते हैं। इसलिए परागकण का क्या होता है, जैविक अपघटन नहीं होता है, ठीक है। जैविक अपघटन करने का मतलब यदि कोई भी चीज़ को खाना को रखिएगा, ठीक, जैसे रोटी सब्जी बाहर में यदि रख दीजिए, ठीक, तो उसको कौन चीज़, वो सड़ गल जाता है, ठीक, स्वतः नहीं सड़ता गलता है, वो O2 की उपस्थिति में, और जो सूक्ष्म जीव है, ठीक है, जैसे कवक बैक्टीरिया, ठीक है, विषाणु द्वारा उसको सड़ा गला दिया जाता है। लेकिन यदि परागकण का बात किया जाए तो परागकण पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, वह सड़ता गलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका बाह्यचोल जो बना होता है वह स्पोरोपोलिनिन के द्वारा बना होता है, ठीक है। इसका बाह्यचोल जो है स्पोरोपोलिनिन के द्वारा बना होता है, जो कि अत्यधिक प्रतिरोधक या अत्यधिक वश्य प्रतिरोधक, ठीक है, अत्यधिक वश्य प्रतिरोधक पदार्थ है, ठीक है, प्रतिरोधक पदार्थ है, अत्यधिक वश्य प्रतिरोधक पदार्थ है। ठीक, इसी कारण से परागकण क्या होता है, परागकण कभी भी सड़ता गलता नहीं है, ठीक है, जबकि अन्य चीज का अपघटन हो जाता है, अन्य चीज का जैविक अपघटन हो जाता है, ठीक है। पूरे पृथ्वी पे यही ऐसा चीज है जिसका कोई चीज जैविक अपघटन नहीं होता है, ठीक है। और सबसे अत्यधिक, ठीक है, सबसे अत्यधिक वश्य प्रतिरोधक क्षमता वाले पदार्थ से यह बाह्यचोल, परागकण का बाह्यचोल बना होता है, ठीक है। बात किया जाए इसके आंतरिक संरचना का, तो इसमें शुरुआती अवस्था में कितने, एक केंद्रक रहेगा जो कि बड़ी होती है, ठीक है, और एक केंद्रक, इसमें फिर डिवीजन होता है, और डिवीजन करके कैसे होता है वो आगे बताया जाएगा। एक छोटा केंद्रक का ये निर्माण करते हैं, ठीक है, इसमें डिवीजन करके एक छोटा केंद्रक का भी निर्माण करते हैं, ठीक है। एक छोटा केंद्रक बनाते हैं, और छोटा केंद्रक बना करके एक छोटा सा केंद्रक का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वर्धी केंद्रक, ठीक है। क्या कहलाते हैं, वर्धी केंद्रक, ठीक है। ये बड़े साइज का जो केंद्रक है ये कहलाते हैं वर्धी केंद्रक, जबकि ये जो कहलाते हैं जनन केंद्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जनन केंद्रक। परागकण में शुरुआती अवस्था में एक ही केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं पूर्ण रूप में, और परागकोश का स्फुटन होने के समय में इसमें डिवीजन होता है, ठीक है, विभाजन होता है, और विभाजन फलस्वरूप ये एक केंद्रक और बनाती है, ठीक है। और ये जो केंद्रक है इसको बोला जाता है वर्धी केंद्रक, और इसको बोला जाता है जनन केंद्रक। इसमें जो है कुछ समय बाद एक भित्ति डेवलप होता है, ठीक है। ये छोटी वाली केंद्रक में कुछ समय बाद एक भित्ति डेवलप होता है, ठीक, कुछ समय बाद जो है ये एक अपना भित्ति डेवलप कर लेते हैं। ये भित्ति डेवलप कर लेते हैं, और खुद का इसका क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव भी, अगर भित्ति डेवलप हुआ इसका कोशिका द्रव भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, और इसका कोशिका द्रव अलग हो जाएगा, ठीक। तो इसको जो बोला जाता है जनन कोशिका भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, ये खुद का कोशिका, जब ही भित्ति का निर्माण हुआ तो इसका जो है, इस केंद्रक का अपना खुद का क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा, ठीक है, खुद का कोशिका द्रव्य हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, जनन केंद्रक। क्या कहलाएगा, जनन केंद्रक कहलाएगा, ठीक है। यदि बात किया जाए इसका, तो ये संपूर्ण एक कोशिका हो गया, ठीक है, ये पूरे क्या हो गया, एक कोशिका हो गया। और इसके साथ साथ इसमें रिक्तिकाएं भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें कुछ रिक्तिकाएं भी उपस्थित होते हैं, ठीक।
ठीक, इसके और बहुत सारे इसमें इसके साथ साथ क्या इसका खुद का कोशिका है। ठीक है, ये संपूर्ण जो खाली स्थान दिख रहा है ये खुद का कोशिका है। दो केंद्रक है। ठीक है, ये बड़ा वाला केंद्रक वर्धी केंद्रक और ये छोटा केंद्रक जनन केंद्रक कहलाता है। ठीक है, जनन केंद्रक कुछ डिवीजन के बाद कुछ समय बाद जो है ये खुद का अपना भित्ति बना लेते हैं। जब खुद का भित्ति बना लिया इसका खुद का कोशिका हो गया। ठीक है, और इसके अंदर कोशिका द्रव इसका खुद का होगा। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, जनन केंद्रक नहीं होगा, ये जनन कोशिकाएं होगी। ठीक है, जनन कोशिकाएं। ठीक है, जनन कोशिका। ठीक, अब जो है इसका जो है ये खुद का कोशिका बहुत सारे इसमें कौन सी पाया जाएगा, कोशिकांग पाया जाएगा। ठीक, कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित होंगे। ठीक, इसके साथ साथ जो परागकण है इसका बाहरी भित्ति जो है, बाह्य चोल जो है ये संपूर्ण कोशिका को नहीं घेरी रहती है। ठीक है, कुछ कुछ स्थान पे ये उभाड़ के जैसे रहता है। कुछ स्थान पे यदि देखिएगा, ठीक है, ये कैसे उभाड़ बना रहता है इसमें। ठीक, कुछ स्थान पे इसमें उभाड़ बना रहता है। ठीक, इस उभाड़ को क्या कहते हैं, इस टाइप से ये जो खाली स्थान दिख रहा है इसमें क्या उभाड़ बना रहता है। ठीक है, इस उभाड़ को क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन छिद्र। ठीक है, तो ये जो उभाड़ दिख रहा है ठीक खाली स्थान पे अंतःचोल के बीच, ठीक, ये कहाँ से निकलता है, अंतःचोल से। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, अंतःचोल से। और ये अंतःचोल जो है, अंतःचोल से ये उभाड़ की जैसी संरचना जो निकलती है यह क्या कहलाता है, जनन छिद्र कहलाता है। अब देखिए ये जनन छिद्र का क्या कार्य होता है, जनन छिद्र का कार्य होता है जब परागकण पूर्ण रूप में मैच्योर हो जाता है। ठीक है, और ये परागकण यदि वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, ठीक है, स्त्री के सर के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर यह इन्हीं के माध्यम से अंतःचोल के द्वारा जो परागनली निकलता है, ठीक है, यह कहाँ से निकलता है, जनन छिद्र के माध्यम से ही निकलता है। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए लघु बीजाणु या परागकण देखकर लिखिए। ये क्या है, नर युग्मक भित्ति का पहला कोशिका है। ठीक है, जो अगुणित है। ठीक, परागकण जो है नर युग्मक द्विभिद का पहला कोशिका है जो क्या है, अगुणित है। ठीक, यदि परागकण की बात की जाए तो इसमें कितने, दो भित्तियाँ होती है। ठीक है, दो भित्ति होती है। ठीक, परागकण दो भित्ति के द्वारा घिरा होता है। ठीक है, बाह्य भित्ति और आंतरिक भित्ति। ठीक है, बाह्य भित्ति को क्या कहते हैं, बाह्यचोल कहते हैं। ठीक है, बाह्य भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं और अंतः भित्ति को क्या कहते हैं, अंतःचोल। ठीक, अंतःचोल जो है वह पेक्टोसेल्यूलोज नामक रासायनिक पदार्थ के द्वारा बना होता है। ठीक है, अलापन नोट कीजिएगा कि बाह्यचोल जो होता है यह स्पोरोपोलिनिन नामक वश्य पदार्थ के द्वारा, अत्यधिक वश्य पदार्थ प्रतिरोधक पदार्थ द्वारा बना होता है। ठीक है, अत्यधिक वश्य प्रतिरोधक पदार्थ द्वारा बना होता है जिस पे दाब, ताप, अम्लीय और किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, जिसके कारण परागकण का जैविक अपघटन कभी भी नहीं होता है। ठीक है, यह जो होता है यह पदार्थ स्पोरोपोलिनिन यह बहुत अत्यधिक वश्य प्रतिरोधक पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और इस पे जो ताप, अम्ल, क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता जिसके कारण इसका जैविक अपघटन नहीं हो पाता है। यह क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, शुरुआती अवस्था में परागकण में कितना, केवल एक ही केंद्रक, ये बड़े वाले जो केंद्रक दिखता है सिर्फ एक केंद्रक उपस्थित होते हैं। ठीक, जब परागकण पूर्ण रूप में मेच्योर हो जाते हैं, जब परागकोश का स्फुटन का समय आता है तो उस समय इसमें विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो केंद्रक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और
एक केंद्रक बड़ा साइज में बड़ा रहता है, एक क्या रहता है, ये सिर्फ छोटा रहता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है, इस केंद्रक को, बड़ा वाला केंद्रक को क्या वर्धिक केंद्रक बोलते हैं, और छोटे वाले को जनन केंद्रक बोलते हैं। जो छोटे वाले केंद्रक होते हैं यह खुद का कुछ समय बाद जो है खुद का एक भित्ति तैयार कर लेते हैं। ठीक है, और भित्ति बनाने के बाद इसका खुद का कोशिका द्रव्य रहता है। ठीक है, खुद का कोशिका द्रव्य अपना बना लेते हैं। अर्थात इस टाइप से यदि केंद्रक भी है तो इसको क्या कोशिका कर सकते हैं। ठीक, और इसको कोशिका को क्या बोला जाता है, जनन कोशिका बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, जनन कोशिकाएं बोली जाती है। ठीक है, और ये जो है एक और क्या रहता है इसमें उपस्थित, केंद्रक रिक्तिकाएं उपस्थित रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट नोट कीजिएगा कि बाह्यचोल जो है परागकण के संपूर्ण एरिया को नहीं घेरता है। ठीक है, कुछ कुछ स्थान पे वहाँ क्या रहता है, एक उभाड़ पाया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ स्थान पे एक उभाड़, जो स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, एक उभाड़ नुमा संरचना पाई जाती है, जो क्या कहलाता है, जनन छिद्र। ठीक है, और यह जनन छिद्र के माध्यम से ही जब परागकण परागन के समय स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, ठीक, तो अंतःचोल के माध्यम से पराग नलिका का जो निर्माण होती है वह कहाँ से निकलती है, जनन छिद्र के माध्यम से निकलती है। ठीक है, तो इतना पॉइंट, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, जो था लगभग इतना ही था परागकण का, इसको सही से नोट कर लीजिएगा। तो एक पॉइंट याद रखना है, पराग नलिका का निर्माण कहाँ से होता है, तो पराग नलिका का निर्माण कहाँ से होता है, अंतःचोल से। ठीक है, कहाँ से होता है, अंतःचोल से। ठीक, और कहाँ से निकलती है पराग नलिका, कहाँ से निकलती है, जनन छिद्र के माध्यम से। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा वह होगा पराग कोश का स्फुटन। पराग कोश का स्फुटन। ठीक है, पराग कोश का स्फुटन जो होता है ये स्टोमियम के पास से होता है। ठीक है, पराग कोश का स्फुटन कहाँ से होता है, स्टोमियम के पास से। ठीक है, ये रहा आपका पराग कोश। ठीक है, ये जो है पहले कनेक्ट रहता है। ठीक, ये एक दूसरे से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। ठीक, ये कनेक्ट रहता है। जब पराग कोश मैच्योर हो जाते हैं,
इसके अंदर क्या रहेगा उपस्थित, ये लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या उपस्थित रहेगा, परागकण। ठीक है, अब परागकण का स्फुटन जो होता है वो कौन सी, एस्टोमियम भाग से, परागकोश के एस्टोमियम भाग से। ठीक है, इससे पहले लेक्चर यदि आप लोग देखे हैं तो आसानी से समझ में आएगा। एस्टोमियम भाग किसको बोला गया था, जहाँ परागकोश क्या हो, पतली हो। ठीक है, परागकोश में कितने स्तर बताया गया था, 4 स्तर, बाह्य स्तर, ठीक है, अंतःस्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। ठीक, तो और चारों स्तर जहाँ नहीं होता है, ये वाला भाग जो दिख रहा है ये क्या होता है, यहाँ चारों स्तर उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, ये वाला भाग और ये वाला भाग ये क्या कहलाता है, एस्टोमियम कहलाता है। ठीक है, यहीं से परागकोश का क्या होता है, स्फुटन होता है। ठीक है, स्फुटन कैसे होता है, जब परागकोश पूर्ण रूप में मैच्योर हो जाता है तो उस समय जो परागकण होते हैं, परागकण में कितने, सिर्फ एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, परागकोश के समय परागकण में सिर्फ एक ही केंद्रक उपस्थित होते हैं। जितने भी परागकण है सिर्फ एक केंद्रक उसमें उपस्थित रहता है। ठीक है, जिस समय स्फुटन का क्रिया हो रहा होता है, ठीक है, परागकोश मैच्योर के समय, उसी समय में क्या होता है, परागकण में अभी जो बताएं कि अभी परागकण, इससे पहले ये लघु बीजन के बारे में बताया गया। ठीक है, परागकण के बारे में बताया गया। तो परागकण जैसे अभी परागकण के बारे में बताया गया। ठीक है, इसमें कितने स्तर रहता है, 2 स्तर। ये हो गया आपको अंतः स्तर या अंतःभित्ति कहते हैं, अंतःचोल कह सकते। ठीक है, और एक क्या हो गया, ये वाला भाग। ठीक, इसके साथ साथ क्या रहता है, इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है। ठीक है, और रिक्तिकाएँ उपस्थित रहता है, साथ ही साथ इसमें कोशिका द्रव्य उपस्थित रहता है। ठीक, तो ये जो है ये सिर्फ एक ही केंद्रक पहले उपस्थित रहता है। ठीक है, जब पूर्णपन ये मैच्योर हो जाता है और स्फुटन का क्रिया होने वाला रहता है, तब क्या होता है, केंद्रक में विभाजन होता है। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, उसके बाद जो है केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक में विभाजन होता है। ठीक है, देखिए ये हो गया परागकण। ठीक, और परागकण के ये अंदर वाला हो गया अंतःचोल, ये हो गया बाह्यचोल, जो कि अभी हम इससे पहले बताएं। ठीक, इसमें कितने, एक कोशिकाएं से डिवीजन होकर के ये 2 कोशिका का निर्माण कर लेगी। ठीक, केंद्रक का निर्माण कर लेगी। ये बड़ा वाला केंद्रक जो क्या कहलाएगा, वर्धी केंद्रक, क्या कहलाएगा, वर्धी केंद्रक। ठीक है, और ये छोटा वाला केंद्रक को क्या बोले थे हम अभी, जनन केंद्रक। कुछ समय बाद जो है ये खुद का भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। साथ ही साथ तो क्या, अगर खुद का भित्ति हुआ, केंद्रक हुआ, तो ये खुद एक क्या हो गया, कोशिका हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोले थे अभी, जनन कोशिका बोले थे। ठीक है, क्या बोले थे, जनन कोशिका बोले थे। ठीक, और ये क्या है, जनन केंद्रक। ठीक, तो जिस समय स्फुटन का क्रिया होने वाला होता है उसी समय परागकण में डिवीजन होता है। ठीक है, कुछ परिवर्तन होता है। परिवर्तन में क्या परिवर्तन होता है, परागकण में पहले एक केंद्रक उपस्थित होता है। जो मैच्योर परागकण नहीं होते हैं वो उसमें कितने, एक परागकण उपस्थित होते हैं। ठीक है, जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें डिवीजन होता है। जिस समय स्फुटन का क्रिया हो रहा होता है उसी समय परागकण के केंद्रक में भी डिवीजन होता है, और डिवीजन के फलस्वरूप 2 केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, पहला केंद्रक को क्या बोलेंगे, वर्धी केंद्रक। ठीक है, और दूसरा केंद्रक को क्या बोलेंगे, जनन केंद्रक। ठीक, फिर जनन केंद्रक एक अपना भित्ति बना लेते खुद का। अगर भित्ति का निर्माण किया, फिर इसमें अपना खुद का कोशिका द्रव्य बना लेगा। ठीक है, तो इसको एक तरह से क्या कर सकते हैं, कोशिका। ठीक है, तो इसको जनन कोशिका बोले। और ये वाला भाग जो इधर कौन सा, बहुत सारे कोशिकाएं उपस्थित रहेंगे। साथ साथ इसमें क्या रहेगा, रिक्तिकाएं, एक रिक्तिकाएं उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो निर्माण हुआ था परागकोश में कितने स्तर का, 4 स्तर का। ठीक है, परागकोश में कितने, 4 स्तर का। ठीक है, बाह्य स्तर, ठीक, बाह्य स्तर, अंतः स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। ठीक है, टेपिटम, ये 4 स्तर का निर्माण हुआ था। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में देखिएगा, 2-3 लेक्चर पहले, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब परागकोश में मध्य स्तर का निर्माण होता है, ठीक है, तो वो कितना होता है,
4 होता है, ठीक है। कितने मध्य स्तर परागकोश में, कितने मध्य स्तर 4। जब स्फुटन की क्रिया हो रहा होता है तो ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। मध्य स्तर और टेपिटम, ये दो जो है 2 स्तर इसका नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये 2 स्तर क्या होते हैं इसका नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्फुटन की क्रिया के समय 2 स्तर नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होकर के क्या होता है, ये परागकण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। नष्ट होने पर ये मध्य स्तर और टेपिटम जो है नष्ट होकर के किसका परागकण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। परागकण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। ये 2 स्तर, ठीक है, मध्य स्तर और टेपिटम जब स्फुटन की क्रिया होने वाला होता है तो इस समय जो है ये मध्य स्तर और टेपिटम नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होकर के ये परागकण को पोषण देने का कार्य करते हैं, ठीक है। और इसी समय क्या होता है, इसके केंद्रक में विभाजन होता है, 1 से 2 केंद्रक का निर्माण होता है। जब ये दोनों नष्ट हो जाता है तो अंतः स्तर में क्या होता है, अंतः स्तर अपने जल का जो है त्याग करने लगता है, ठीक है। जल त्याग करके जल का क्या करता है, ये त्याग करता है, ठीक है। जब ये नष्ट हो जाता है दोनों स्तर तो ये अंतः स्तर जो है जल का त्याग करते हैं, ठीक है। जल के त्याग करने के फलस्वरूप क्या होता है, ये इसमें सिकुड़न पैदा होने लगता है, ठीक है। अंतः स्तर जो ही जल का त्याग करते हैं तो इसमें क्या होता है, सिकुड़न पैदा होने लगता है और सिकुड़ने के कारण बाह्य स्तर पे दबाव बनता है, ठीक है। बाह्य स्तर पे दबाव बनता है और बाह्य स्तर पे जो ही दबाव बनता है, दबाव बनने के कारण क्या होता है, ये एस्टोमियम भाग क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। पहले से ही एस्टोमियम भाग क्या होता है, परागकोश का एस्टोमियम भाग पतला होता है और इस एस्टोमियम भाग पे बाह्य स्तर पे दबाव बनता है और दबाव बनने के कारण क्या होता है, स्फुटन की क्रिया होती है, ठीक है। और ये यहाँ से फट जाती है, ठीक है, यहाँ से फट जाती है और फटने के कारण क्या होता है, फटने के कारण ये परागकण जो है परागकोश से बाहर निकल आते हैं, ठीक है, और फट जाते हैं। तो ये यहाँ क्या बन जाएगा, एक लाइनिंग बन जाएगा और लाइनिंग बनने के ठीक तो यही क्या कहलाता है, परागकोश का स्फुटन कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, परागकोश का स्फुटन, ठीक। और फटने के फलस्वरूप क्या होता है, परागकण परागकोश से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। परागकण परागकोश से बाहर निकल आते हैं। जब परागकण से परागकोश बाहर निकलता है, ठीक है, तो केंद्रक की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। केंद्रक की संख्या कितनी, 2 हो जाएगी, ठीक। तो यही क्या था, परागकोश का स्फुटन, ठीक है। फिर ये जब स्फुटन हो जाता है, ठीक है, परागकोश का स्फुटन हो जाता है, परागकण बाहर निकलता है, तो यही परागकण क्या जाता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र तक, ठीक है। स्त्री के सर के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, फिर जाकर के परागण की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट में यदि नोट करना है परागकोश का स्फुटन में, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, परागकोश का स्फुटन कहाँ होता है, एस्टोमियम भाग में। कहाँ होता है, एस्टोमियम भाग में, ठीक है, परागकोश के एस्टोमियम भाग में, ठीक। क्यों, क्योंकि यह स्तर जो है सबसे पतला होता है, ठीक है। परागकोश में सबसे पतला स्तर यह है, ठीक है। परागकोश में एस्टोमियम, दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि परागकोश का कितना परागकोश में 4 स्तर होते हैं, ठीक है। कितने स्तर, 4 स्तर होते हैं, ठीक है। पहला स्तर बाह्य स्तर, अंतः स्तर और मध्य स्तर, टेपिटम, ठीक है। परागकोश में कितने स्तर, 4 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर, अंतः स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम, ठीक है। यहाँ याद रखने वाली बात है, बाह्य स्तर जो है जब नवीन परागकोश होता है तब से ही उपस्थित रहता है। ये 3 स्तर जो है, अंतः स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम, ये तीनों स्तर कब बनता है, जब प्रपर्शु कोशिका का निर्माण होता है। प्रपर्शु कोशिका से 2 कोशिका बना था, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, उससे प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है से 3 स्तर का निर्माण होता है, ठीक है। उसमें विभाजन होता है समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंतः स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम का निर्माण होता है, ठीक है। जब स्फुटन का समय आ जाता है, परागकोश पूर्ण रूप में मेच्योर हो जाता है, तो स्फुटन के समय क्या, मध्य स्तर और टेपिटम क्या होता है, नष्ट हो जाता है और नष्ट होकर के किसको, परागकण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, जब मध्य स्तर और टेपिटम नष्ट हो जाते हैं उसके बाद अंतः स्तर जो है जल का क्या करता है, जल का त्याग करता है। जल का त्याग करके ये क्या, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। सिकुड़ने के कारण क्या होता है, बाह्य स्तर पे दबाव पड़ता है। या अगला पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अंतः स्तर जल त्याग करके सिकुड़ते हैं और सिकुड़ने के कारण क्या होता है, बाह्य स्तर पे दबाव पड़ता है और बाह्य स्तर जो है
बाह्य स्तर पर दबाव पड़ने के कारण यह जो है परागकोश के एस्टोमियम भाग पर फट जाते हैं और फटने के फलस्वरूप किसका परागकण जो है परागकोश से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, परागकोश से क्या बाहर निकल आते हैं। ठीक, जब परागकण एक और पॉइंट, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा कि यदि परागकोश से स्फुटन, जिस समय स्फुटन की क्रिया हो रहा होता है उसी समय से परागकण में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, उसके केंद्रक में विभाजन होता है और एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण कर लेती है। ठीक है, इतना ही लिखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका परागकोश में स्फुटन का भी टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक आपका नर युग्मकों द्विविध का विकास। ठीक है, नर युग्मकों द्विविध का विकास। यदि नोट करना चाहते हैं, फिगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। ये जो है परागकण का क्या है, परागकोश का कटा हुआ भाग है। ठीक है, ये वाला भाग क्या है, कटा हुआ भाग है। ठीक है, आप लोगों को यदि नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक लगे नर युग्मकों द्विविध का विकास। नर युग्मकों द्विविध का विकास। तो देखिए, जब नर युग्मकों द्विविध होता है, ठीक है, तो इसमें जो है परागकोश से स्वतंत्र होने से पूर्व ही परागकण क्या होता है, अंकुरित होता है। ठीक है, परागकोश से स्वतंत्र होने से पूर्व मतलब परागकोश में जो स्फुटन की क्रियाएं होती है उससे पहले ही परागकण में क्या होता है, अंकुरन हो जाता है। ठीक है, और अंकुरन के समय परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन करता है और समसूत्री विभाजन द्वारा जो है समसूत्री विभाजन करके के एक बड़े केंद्रक, ठीक है, एक बड़े केंद्रक एक छोटे केंद्रक का निर्माण करता है। ठीक है, बड़े केंद्रक को क्या बोला जाता है, वर्धी केंद्रक। ठीक है, या वर्धी नलिका। ठीक, और छोटे केंद्रक को क्या बोला जाता है, जनन केंद्रक, जो कि इससे पहले भी बता चुके हम। ठीक, और जनन केंद्रक जो है, जनन केंद्रक एक भित्ति द्वारा छोटी कोशिका बनाती है। ठीक है, भित्ति द्वारा छोटी कोशिका बनाती है जिसे जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जनन कोशिका। ठीक, देखिए वही चीज जो अभी बताया गया वही चीज सेम चीज है। ठीक है, तो इसका युग्मकों द्विविध में लिख लीजिए। इसका पहला पॉइंट लिखिए कि परागकोश से स्वतंत्र होने से पूर्व, परागकोश से स्वतंत्र होने से पूर्व परागकण का अंकुरन होता है। क्या होता है, परागकण का अंकुरन होता है। ठीक है, और जब अंकुरन हो जाता है, अंकुरन के समय परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन करता है। ठीक है, परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन करता है और समसूत्री विभाजन करके वह दो केंद्रक का निर्माण करता है, एक बड़ी केंद्रक एक छोटी केंद्रक। बड़ी केंद्रक जो है वह क्या कहलाता है, वर्धी केंद्रक। ठीक है, या उसको वर्धी नलिका भी कहते हैं। ठीक है, वर्धी नलिका या कायिक केंद्रक भी बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं। और एक छोटे केंद्रक का निर्माण करते हैं। छोटे केंद्रक जो है, यह छोटे केंद्रक कुछ समय बाद पुनः अपना एक भित्ति बना लेते हैं और भित्ति बना करके खुद का कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जनन केंद्रक बोला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, प्रायः परागकण इसी
द्विकोशिकीय अवस्था में परागकोश से क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है, द्विकोशिकीय अवस्था में परागकोश से मुक्त होता है, जो कि अभी बताएं थोड़ा देर पहले। ठीक, जब परागकोश का स्फुटन हो रहा होता है तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले परागकण में एक ही केंद्रक होता है। ठीक है, फिर जाकर के इसमें कितना 2 केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, फिर जाकर के तब यह जो है मुक्त होता है, परागकोश से मुक्त होता है, परागकोश के स्फुटन की क्रिया के माध्यम से। ठीक, उसके बाद यह परागकोश से जो ही परागकण क्या होता है, मुक्त होता है। मुक्त होने के बाद यह क्या होता है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। कहाँ, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे। स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। ये परागकण जो है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, और जब ये वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं जब ये वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पे पहुंचने के फलस्वरूप इस जो है अंतःचोल के द्वारा, ठीक है, अंतःचोल के द्वारा यह परागनली का निर्माण करते हैं। ठीक है, परागनली का निर्माण करता है। अंतःचोल किसको बोला गया था, ये अंदर वाला भाग जो है, ये किसको क्या बोला गया था, इसको अंतःचोल बोला गया था। ठीक है, यहाँ कौन सी 2 केंद्रक उपस्थित था, एक केंद्रक बड़ी वाली, एक क्या छोटी वाली। छोटी वाली केंद्रक क्या खुद का कोशिका का निर्माण भित्ति बनाए थे। ठीक है, खुद एक भित्ति बनाए थे, तो इसको बोला गया था क्या, वर्धी केंद्रक। ठीक है, क्या बोला गया था, वर्धी केंद्रक। इसको बोला गया था जनन केंद्रक। ठीक है, जनन केंद्रक। ठीक, और ये वाला जो भाग है वो बाहर जो एक पाया जाता है परागकण पर, ठीक, इसको क्या बोला था, जनन छिद्र। ठीक, जनन छिद्र। तो जनन छिद्र के माध्यम से ही क्या निकलता है, परागनली निकलता है। ठीक है, जनन छिद्र के माध्यम से ही क्या निकलता है, परागनली। और परागनली का निर्माण कौन करता है, अंतःचोल। ठीक है, परागनली का निर्माण कौन करता है, अंतःचोल। ठीक, और परागनली का निर्माण करके ये क्या आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, आगे की ओर कहाँ, स्त्री केसर में ये परागनली बढ़ता है। ठीक है, फिर इसके माध्यम से दोनों ये वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक दोनों जो है आगे पीछे एक साथ जो है इस परागनली में चलते हैं। ठीक है, आगे जो रहेगा यह रहेगा वर्धी केंद्रक। ये आगे बताया जाएगा आप लोगों को। वर्धी केंद्रक जो है नष्ट हो जाता है, और ये जनन केंद्रक जो है आगे चल के फिर इसमें डिवीजन होता है। ठीक है, वर्धी केंद्रक में फिर विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप ये परागनली में कितने 2 नर युग्मक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, फिर जाकर के ये परागकोश के अंदर यहाँ क्या उपस्थित रहता है, मादा युग्मक। ठीक है, मादा युग्मक से जाकर के ये निषेचित होता है। ठीक है, ये सारे प्रोसेस क्या अगला लेक्चर में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नोट करना है, ठीक है, तो धीरे धीरे रोक करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, यदि संपूर्ण चीज नोट करना है तो ये QR कोड से भी आप सारे लेक्चर का नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, स्कैन करके। ठीक, यदि लेक्चर लगाओ यदि लेक्चर सही लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो दिक्कत नज़र आए तो कमेंट में सलाह दीजिए। धन्यवाद।